साथियों नमस्कार। ये हमारा पहला क्लास है और हम बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं। ये है प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक नोट्स बनाया है और उस नोट्स के कुछ जो टॉपिक्स हैं, मतलब जो सब हेडिंग्स हैं, उनको येलो से हाईलाइट कर दिया है और सिर्फ 1.5 पेज में पूरा प्रियम्बल आपको समराइज मैंने कर दिया है लक्ष्मीकांत का। तो अभी जो आपका ईपीएफओ का एग्जामिनेशन है, या जैसे मैं कमेंट्स देख रहा था तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि यूपीपीएससी है और यूपीएससी है, तो उससे पहले जो कॉमन पोर्शंस हैं, और मुझे भी ऐसा लग रहा था, तो उनको कंप्लीट करें हम लोग। शुरुआत धीरे है बट विद इन अ वीक हम लोग काफ़ी तेज रफ्तार से चीज़ों को करेंगे। एक वीडियो में हो सकता है कई कई टॉपिक्स होंगे, और जिन टॉपिक्स से सवाल आते हैं वो कॉमन टॉपिक्स हैं, जिनसे आते हैं वो सारे एग्जामिनेशंस में आते हैं और जिनसे नहीं आते वो नहीं आते हैं। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, तो हम उनको करते हैं। प्रियम्बल एक ऐसा टॉपिक है जो दिखने में तो बहुत छोटा है लेकिन उससे सवाल बनते ही बनते हैं। तो और बहुत छोटा सा टॉपिक है। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपना नोट्स का स्कैन करूंगा, बट दिक्कत क्या है ना कि मेरा नोट्स कुछ चैप्टर मिल नहीं रहा है। तो जो अच्छी कंडीशन में होगा उसको स्कैन करेंगे, और जो अच्छी कंडीशन में नहीं होगा तो उसको हम दोबारा से पढ़ के नोट्स बना के फिर आपको प्रोवाइड करेंगे। और उसी क्रम में प्रियम्बल को मुझे अभी दोबारा से नोट्स बनाना पड़ा है। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत, इस चैप्टर को आप देखिए, इस लेसन को देखिए। टेलीग्राम पे हम आपको इसका पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। आप टेलीग्राम से जुड़िए और वहाँ से इसका पीडीएफ ले लीजिए, IAS-PCS फैक्ट्री, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है या कमेंट सेक्शन में भी आप देख सकते हैं। इस लेसन को सुनने के बाद हम बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। इस लेसन को सुनने के बाद आप लक्ष्मीकांत का किताब पढ़िए। एक भी चीज अगर आपको नया मिल गया जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होगा तो आप अनसब्सक्राइब का बटन दबा करके जा सकते हैं। दिस इज माई पर्सनल गारंटी। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि प्रियम्बल होता क्या है, प्रस्तावना। तो देखिए, जब अपना संविधान बना लिया गया तो संविधान कंप्लीट होने के बाद कई लोगों को लगता होगा कि प्रियम्बल पहले बना होगा। नहीं, संविधान जब कंप्लीट हो गया उसके बाद प्रियम्बल बनाया गया। इसके पीछे कारण ये बताया गया कि संविधान में जो बातें दी गई हैं, जो संविधान की प्रोविजंस हैं, वो और प्रियम्बल, उन दोनों में मतभेद की स्थिति न पैदा हो जाए। आगे हम देखेंगे इस चैप्टर में, जैसे कि पहली बार प्रियम्बल किस देश ने लाया। कुछ पॉलिटिकल जो कमेंटेटर्स हैं, या यूं कहें कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि N.A. पालखीवाला, तो इनका क्या कहना है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रियम्बल का टेक्स्ट क्या कहता है, 4 इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, और जो की टर्म्स हैं उनका मतलब और संविधान में उनको कहां दिया गया है, जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सिग्निफिकेंस प्रियम्बल का, और क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या पार्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने जजमेंट को इसमें रिवर्स किया था। हम दोनों ही जजमेंट को देखेंगे, बेरूबारी एज वेल एज द केशवानंद भारती जजमेंट। और नॉन जस्टिसिएबल है, आप सभी को पता है। और क्या प्रियम्बल में छेड़छाड़ की जा सकती है, क्या आर्टिकल 368 के तहत प्रियम्बल का अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं, इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। नाउ एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमने जो प्रियम्बल लिया वो कहां से लिया, या सबसे पहले प्रियम्बल कहां पे आया, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने लिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है N.A. पालखीवाला। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आइडेंटिटी कार्ड, ID कार्ड, संविधान का ID कार्ड किसे कहते हैं, जो प्रियम्बल को कहते हैं, तो ये बात किसने कही है, तो ये N.A. पालखीवाला ने कही है। अगली बात, आपने ये शब्द सुना होगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, हिंदी में कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। ये पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी ने लाया था। तो तिथि कई एग्जामिनेशंस में पूछा गया है, कब लाए थे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, यानी संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और ठीक अगले महीने यानी 22 जनवरी 1947 को इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया था। अब पूछेंगे इसमें था क्या और क्यों हम प्रियम्बल में इसे पढ़ रहे हैं। जो प्रियम्बल में आपको की टर्म्स दिखाई दे रहे हैं ना, वो सारे की टर्म्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव से ही लिए गए हैं। इतना ही हमें जानना है। नाउ जब हम टेक्स्ट की बात करेंगे कि प्रियम्बल में लिखा क्या गया है, तो आप देखेंगे कि शुरू हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यहां पे कहीं भी नहीं लिखा है कि हम हिंदू लोग, हम मुसलमान लोग, या फिर हम पुरुष या हम महिला। यानी इसका मतलब है जो संविधान है वो यहीं से, जब भी आपको एक सेकुलरिज्म पे उत्तर लिखना हो तो आप इसको भी काउंट कर सकते हैं कि सीधे लिखता है कि हम भारत के लोग, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर है, जा कहां से ये अथॉरिटी को डिराइव करता है हम आगे देखेंगे, तो वो भारत के लोग ही हैं। यानी जो रियल पावर है वो किसके पास है? भारत के लोगों के पास। तभी तो क्यों? क्योंकि प्रजातंत्र में हम अपनी सरकार को चुनते हैं। ये बात अलग है, खामियां बहुत सारी हैं। इंग्रेडिएंट्स की जब हम बात करेंगे तो 4 तरह की इंग्रेडिएंट्स की बात की जाती है। पहला, कि संविधान का जो 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 अथॉरिटी है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी संविधान का, वो क्या है? तो वो पीपल ऑफ इंडिया है, लोग हैं। अल्टीमेट पावर किसके पास है? लोगों के पास है। एक टर्म आपने सुना होगा, पीपल सोवरेनिटी। जब आप रूसो पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा, तो इन्होंने पॉपुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। जनरल विल, रियल विल, एक्चुअल विल, खैर वो हमारा मुद्दा नहीं है। दूसरा है कि इसमें बताया गया है प्रियम्बल में कि जो राज्य है इसकी प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ स्टेट कैसा है। जैसे अपना नेचर ऑफ स्टेट कैसा है? सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, हम उन सारी चीजों पे आएंगे। फिर इसमें बताया गया है कि उद्देश्य क्या है प्रियम्बल का। क्या है उद्देश्य? जस्टिस लाना, इक्वालिटी लाना, लिबर्टी देना, हर इंडिविजुअल को उनकी डिग्निटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को मेंटेन करना, जो हम आगे देखेंगे। और प्रियम्बल में एक और बात कही गई है कि प्रियम्बल को हमने अपनाया कब? तो हमने अपनाया 26 नवंबर 1949 को, और इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 से। ठीक है। नाउ अब आइए हम शब्दों के मतलब जान लेते हैं। सोवरेन, ये शुरुआत से ही प्रियम्बल में मेंशन किया गया था, जैसे कि सोशलिस्ट, सेकुलर ये बाद में आए, एंड इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द 42nd अमेंडमेंट के तहत जोड़े गए, लेकिन सोवरेन पहले से ही था। सोवरेन शब्द का मतलब होता है कि ना ही हम डिपेंडेंसी हैं और ना ही हम डोमिनियन स्टेटस हैं। इसका मतलब क्या है? 1947 15 अगस्त जब देश आजाद हुआ, उसके पहले भारत क्या था? एक ब्रिटेन का कॉलोनी था। यानी कि हम डिपेंडेंसी स्वीकार किए थे किसका? ब्रिटेन का। और 1947 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी 1950 जब हम गणतंत्र हुए, उस समय तक हमारा स्टेटस क्या था? तो हम डोमिनियन स्टेटस थे। इनफैक्ट पाकिस्तान तो 1956 तक डोमिनियन स्टेटस रहा था। सोवरेन में एक बात आती है, जब कहा जाता है कोई भी चीज सोवरेन है, इसका मतलब है कि उससे ऊपर की कोई अथॉरिटी नहीं है, और फ्रीली, बिना किसी इंटरनल या एक्सटर्नल दबाव के, वो अपने रिलेशंस को मेंटेन करेगा या कंडक्ट करेगा। एक सवाल और क्रिटिक जो इसके हैं, वो कहते हैं फिर भारत कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस उसमें क्यों जुड़ा रहा 1949 में? तो पंडित नेहरू ने कहा कि हम लोग कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में अपने फ्री विल पे हैं, और जब मन करेगा हम इसे छोड़ देंगे, तो हमारी सोवरेनिटी को इससे खतरा नहीं है। यूएन की भी मेंबरशिप हमारी सोवरेनिटी की खतरा नहीं दिखाती है, क्योंकि ये हमारे अपने विल पे निर्भर करता है। नाउ सोवरेनिटी में एक और बात आती है कि एक सोवरेन कंट्री क्या कर सकता है कि किसी जो फॉरेन टेरिटरी है उसको हम एक्वायर भी कर सकते हैं, और अपना जो टेरिटरी है हम उसको दे भी सकते हैं। जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, तो बांग्लादेश के साथ हमने जो एक्सचेंज, एन्क्लेव्स का एक्सचेंज किया, वो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ना सोशलिस्ट शब्द जो है वो संविधान में शुरू से नहीं था, इसमें प्रियम्बल में। जब देश में इमरजेंसी लगी थी, उस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने 42वां संविधान संशोधन 1976 लाया, और उसके तहत 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और यहां पे एक इंटीग्रिटी शब्द। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। लेकिन क्या आप जो सोशलिज्म है ये क्या इम्प्लिसिट था उसके पहले या नहीं था? तो अभी तो एक्सप्लिसिट किया गया, लेकिन उसके पहले इम्प्लिसिट था। मतलब इसके जो भावार्थ हैं वो निहित थे ऑलरेडी। अब एक और बात आएगी कि भाई सोशलिज्म होता क्या है, और इंडिया में क्या हम सोशलिस्ट कंट्री हैं या क्या है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स ये है कि हम कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। मतलब जब आप, जो यूएसएसआर था आपको पता है, तो हम वहीं से इंस्पायर्ड थे, और नेहरू जी काफ़ी उनसे इंस्पायर्ड थे।
तो यूएसएसआर में कम्युनिस्टिक या स्टेट सोशलिज्म है। मतलब ये है कि जितनी भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे स्टेट के कंट्रोल में है, प्राइवेट नाम का कोई चीज नहीं है। लेकिन भारत में क्या है कि कुछ चीजें पब्लिक हैं और कुछ चीजें प्राइवेट में भी हैं, यानी कि हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल को फॉलो करते हैं एंड दैट इज व्हाई हम लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इनफैक्ट जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1955 में अवाड़ी में सेशन हुआ तो उसमें एक टर्म आया सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, कि हम जो है वो सोशलिज्म पर से को नहीं अपना रहे हैं जिसमें कंप्लीट स्टेट मालिक हो जाएगा और सारी चीजों पे मालिकाना हक होगा, लेकिन हम एक ऐसे मॉडल को अपना रहे हैं जिसमें प्राइवेट भी एग्जिस्ट करेगा और पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करेगा। नाउ सेकुलर अगला टर्म है, ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। अगर संविधान की कुछ प्रोविजंस की हम बात करें तो आर्टिकल 14, 15 और 16 इन तीनों में आपको सेकुलरिज्म की झलक मिलेगी। आर्टिकल 25 से 28 इसमें सेकुलरिज्म का झलक मिलेगा, यानी ये जो है वो फंडामेंटल राइट्स के पार्ट है। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है, ये डीपीएसपी का पार्ट है। और 325 और 326 में जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात कही गई है और 325 में कोई स्पेशल इलेक्टोरल रोल नहीं होगा, यानी जो सेपरेट इलेक्टोरेट, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात कही जा रही थी वो चीजें नहीं होंगी। तो अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन से आर्टिकल्स हैं जो इंडिया के सेकुलर एस्पेक्ट को दिखाते हैं, तो अगर आपको ये आर्टिकल दिखाई दें तो आप इसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, भारत का जो मॉडल है ना सेकुलरिज्म का, वो है सर्वधर्म समभाव, यानी इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन। गांधी जी का भी यही कहना था। लेकिन जो यूरोपियन मॉडल है वो मानता है कि देखो धर्म को प्राइवेट में रखो और रिलीजन को और जो मतलब पॉलिटिक्स है उसको अलग रखो, यानी कि डाइकोटमस रिलेशनशिप को वो मानता है। तो यही कारण है कि जो भारत का मॉडल है कि हम रिलीजन में इंटरफेयर करेंगे, जैसे अभी भारत का रूल देखेंगे कानून, तो रिलीजन में सरकार इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन वेस्टर्न मॉडल ऐसा नहीं है। हम स्टेट की अगर बात करते हैं तो 3 तरह के बेसिकली स्टेट होते हैं। एक होता है एथिस्ट स्टेट जो रिलीजन के खिलाफ होता है, एक होता है थियोक्रेटिक स्टेट, जैसे ये क्या होता है कि मतलब इनका स्टेट का रिलीजन होता है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। जैसे श्रीलंका और म्यांमार का क्या है, उनका स्टेट रिलीजन है बुद्धिज्म। पाकिस्तान और बांग्लादेश का इस्लाम स्टेट रिलीजन है। जबकि अगर आप इंडिया को देखेंगे तो सेकुलर कंट्री है, यूएसए को देखेंगे तो ये सेकुलर कंट्री है। ठीक है, इनका अपना कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। राइट, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है डेमोक्रेसी। देखिए ये जो टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर क्लास लिया जाए तो एक एक टॉपिक को बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है, बट चूंकि प्रीएम्बल में उतना स्कोप है नहीं, जितना स्कोप है हम कर रहे हैं। डेमोक्रेसी बेसिकली 2 तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसमें आता है रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। ये 4 शब्दों को आप ध्यान रखेंगे कि निम्न में से कौन सा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है, तो ये आता है। मतलब समझते हैं, रेफरेंडम क्या होता है। रेफरेंडम होता है कि अगर किसी मुद्दे पे अगर सरकार चाहती है कि इसमें वोटिंग कराई जाए, जैसे अगर आपको याद होगा ब्रेग्जिट का मुद्दा, जो ब्रिटेन अलग हुआ यूरोपियन यूनियन से, तो इस मुद्दे पे रेफरेंडम कंडक्ट कराया गया था, यानी कि लोगों का वोट लेना। ठीक है, इनिशिएटिव का मतलब है जैसे कि आप अपने देश में देखते हैं कि संसद कानून बनाती है और वहीं से बिल इनिशिएट होता है, लेकिन इनिशिएटिव में है कि नहीं, लोग जो है वो बिल को प्रपोज करें, मतलब लाएं। तीसरा है रिकॉल, कि अगर आपका एमपी या एमएलए सही ढंग से काम नहीं कर रहा है जिसके लिए उसको उस पद के लिए मतलब चुना गया है, तो उसको आफ्टर ए पीरियड उसको क्या किया जाए, रिकॉल कर लिया जाए, यानी उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए। और म्यूनिसिपैलिटीज में तो बहुत जगह ये है भी रिकॉल वाला प्रोविजन। ठीक है, नाउ प्लेबिसाइट और रेफरेंडम में एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। प्लेबिसाइट में लोगों का ओपिनियन लिया जाता है और ये मोस्टली टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, अगर कोई विवाद होता है टेरिटरीज को लेकर के, तो उसके लिए प्लेबिसाइट कंडक्ट की जाती है। स्विट्जरलैंड एग्जांपल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। नाउ जो हम लोग आर्टिकल 40 देखेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसमें क्या है, मतलब जो पंचायती राज सिस्टम के गठन की बात कही गई, और जो हमने 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट,
जिसके तहत पीआरआई 73rd में और 74th में यूएलबीज यानी अर्बन लोकल बॉडीज को क्रिएट किया गया। तो ये बहुत क्लोज जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। नाउ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो अपने देश में आप देखेंगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को इंडिया फॉलो करता है। अगर आए कि निम्न में से कौन सा फीचर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को डील करता है, तो इसमें है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि 18 वर्ष का जो भी व्यक्ति हो गया, मेल फीमेल किसी भी जाति धर्म का हो, तो वो अब वोट डाल सकता है, प्रोवाइडेड उस व्यक्ति का नाम इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए, राइट। और एक और बात आप याद रखेंगे, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, तो उसके पहले 21 एज था, और इसके बाद जो है 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है डेट 3 साल घटा करके 18 कर दी गई कि अब आप वोट डाल सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का अगला फीचर है कि पीरियोडिक इलेक्शन, यानी हर एक इंटरवल के बाद, जैसे कि 5 साल के बाद एक इलेक्शन होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, यानी कानून का रूल होगा, किसी राजा का और महाराजा का रूल नहीं होगा, और जो न्यायपालिका होगी वो स्वतंत्र होगी, जुडिशियल इंडिपेंडेंस होगा। ये सब फीचर्स है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के। नाउ जब हम प्रजातंत्र की बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो किस तरह के प्रजातंत्र, जैसे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यानी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या हुआ कि हम भी वोट दें आप भी वोट दें। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ये हुआ कि आप भी चुनाव में खड़े होने के लिए स्वतंत्र हैं, हम भी चुनाव में खड़े होने के लिए स्वतंत्र हैं। उसके बाद है कि सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है ना कि मान लीजिए कि आप चुनाव में खड़े होने के लिए स्वतंत्र हैं, हम भी हैं, लेकिन अगर छुआछूत भेदभाव जैसी इस तरह की चीजें मौजूद हैं, आपको हम नीच समझते हैं और हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, इसका मतलब है कि सोशल डेमोक्रेसी नहीं है। और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब है कि समाज में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी की स्थिति न पैदा हो जाए। जैसे अगर आप ऑक्सफैम का रिपोर्ट देखेंगे तो इनइक्वालिटी बढ़ते ही जा रही है, और एक स्कॉलर है, मार्क्सिस्ट स्कॉलर है थॉमस पिकेटी, तो इन्होंने बुक लिखा, और इसमें कैपिटल इन 21st सेंचुरी, इनका किताब का भी आप नाम नोट कर लेंगे, कैपिटल। मैं कुछ एडिशनल पॉइंट भी बता दे रहा हूं, कैपिटल इन 21st सेंचुरी। इन्होंने बताया कि कैसे ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद इनइक्वालिटी बढ़ती ही जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आ गई लेकिन सोशल डेमोक्रेसी नहीं आई तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। और सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है, वो बताते हैं, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने लिया है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और तीनों जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उसी तरह ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है। जैसे लिबर्टी के बिना इक्वालिटी अधूरा है, उसी तरह इक्वालिटी के बिना लिबर्टी अधूरा है। जैसे कि मान लीजिए किसी समाज में इक्वालिटी हो लेकिन लिबर्टी नहीं हो, स्वतंत्रता नहीं हो, तो स्वतंत्रता नहीं होगी तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में जो इनोवेशन है वो नहीं हो पाएगा, क्रिएटिविटी लोगों की है वो नहीं आ पाएगी। लेकिन मान लीजिए कि लिबर्टी है लेकिन इक्वालिटी ही नहीं है समाज में, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कुछ लोग बहुत रिच हो जाएंगे, कुछ लोग प्रिविलेज्ड क्लास हो जाएंगे और मेजॉरिटी जनता दब जाएगी। नाउ रिपब्लिक का मतलब अगर आपको जानना हो तो इसका उल्टा कर दीजिए मोनार्की। जैसे कि ब्रिटेन में आप देखते होंगे कि एक प्रथा है कि आप राजा हैं, आपके बेटे अब अगले आ जाएंगे, लेकिन इंडिया में आप देखेंगे कि नहीं, इंडिया में क्या है कि कोई प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है, सारे ऑफिसेस ओपन है, इंक्लूडिंग द हाईएस्ट ऑफिस। हाईएस्ट ऑफिस क्या है इंडिया में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसका भी चुनाव होता है। इट्स अ डिफरेंट मैटर कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, बट होता तो है चुनाव। ऐसा तो नहीं है कि जैसे मतलब कोई भी प्रेसिडेंट हो, जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब इनके घर से ही कोई होगा, अगली बार नया चुनाव होगा, ठीक है। तो ये हो गया, और सोवरेनिटी पीपल में है, ये चीज दिखाता है रिपब्लिक जो शब्द है। नाउ जस्टिस की हम बात करते हैं, न्याय। तो जो प्रियम्बल है वो किस तरह की न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 तरह के न्याय की बात करता है। सोशल जस्टिस और ये कैसे सिक्योर होता है, तो जब आप फंडामेंटल राइट्स को हम पढ़ेंगे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़ेंगे, उसमें आपको क्लियरली समझ आएगा कि सोशल जस्टिस क्या है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस क्या है। जैसे सोशल जस्टिस का उदाहरण दूं तो आर्टिकल 17 आपने पढ़ा होगा, इसमें क्या है कि अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात कही गई है।
अगर इकोनॉमिक जस्टिस की हम बात करें तो आर्टिकल 39 आपने पढ़ी होगी, इसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति को, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, इक्वल लाइवलीहुड का अधिकार होगा और पुरुष हो या स्त्री हो इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क होगा। और जो पॉलिटिकल जस्टिस है वो तो है ही, मतलब हर व्यक्ति को, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की तो पूरा फंडामेंटल राइट्स में बात कही गई है, तो वो वहां से हो जाता है। नाउ ये जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आएगा कि ये कहां से लिया गया है, तो ये रूस की क्रांति से 1917 में जो हुआ था बोल्शेविक रेवोल्यूशन, वहां से लिया गया है। कलर चेंज करता हूं थोड़ा। नाउ अगला शब्द है हमारा लिबर्टी। जब आप लिबर्टी पढ़ेंगे तो उसमें किन किन लिबर्टी की बात प्रियम्बल कर रहा है, तो सोचने का, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, आपका जो विश्वास है, फेथ, और आपका पूजा पाठ जो आप करते हैं, वर्शिप, ये आपको स्वतंत्रता प्रियम्बल देता है। एक शब्द आपने सुना होगा निगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। 2018 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इस पे प्रीलिम्स में। देखिए, नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है कि बाहर से कोई रिस्ट्रिक्शन हम पे न लगाया जाए, मतलब कि हमको कोई हेल्प नहीं करे लेकिन कोई हमें तंग भी ना करे। साधारण शब्दों में मतलब कोई एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन किसी पे नहीं लगाया जाए, इसका मतलब है कि वो उस व्यक्ति के पास लिबर्टी है। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी जो इंडिया में अधिकतर इंडिया में फॉलो किया जाता है, वो है कि ये थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है कि सिर्फ बाहरी, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के पास, इसके जो समर्थक है पॉजिटिव लिबर्टी के, मैं नाम लेता हूं, इंडिया में नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन जी हैं, तो वो उनका एक अप्रोच है कैपेबिलिटी अप्रोच। तो वो कहते हैं कि अगर किसी पे कोई बाध्यता नहीं लगाई जाती है, लेकिन अगर उसके पास एजुकेशन नहीं दी जाए, उसको अगर स्किलिंग नहीं दी जाए, उसको अगर ट्रेन नहीं किया जाए, उसकी हेल्थ कंडीशन खराब हो, तो क्या सही मायने में वो व्यक्ति जो है उसको लिबर्टी इंजॉय कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब है कि पॉजिटिव लिबर्टी एक वाइडर कॉनोटेशन को रिप्रेजेंट करता है और इसमें इनेबलिंग कंडीशन को भी लाने की बात करता है। लिबर्टी का मतलब लाइसेंस नहीं होता है कि आप कुछ भी करेंगे, नहीं, एक रिस्ट्रिक्शन है। आपने, जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो उसमें आएगा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि क्वालिफाइड है, यानी कि इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपको जो भी लिबर्टी है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये फ्रांस के फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया, हमने पहले भी बात कर लिया। नाउ इक्वालिटी, दो तरह की इक्वालिटी प्रियम्बल बात करता है, एक स्टेटस का और दूसरा अपॉर्चुनिटी का। जैसे आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है कि हर व्यक्ति को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी का प्रोविजन किया गया है कि हर व्यक्ति अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल उसको रखा जाएगा। एक शब्द आपने सुना होगा इक्विटी। इक्वालिटी का मतलब है कि सबको समान ट्रीट करना। हो सकता है कि ये फॉर्मल इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हो, लेकिन समाज में सारे लोग तो बराबर नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पीछे छूट गया है तो उसको थोड़ा ज्यादा फायदा दे देना ताकि वो बराबर हो जाए, वो होता है इक्विटी का कॉन्सेप्ट। जैसे कि ये एग्जाम्पल आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ मैच चल रहा है, यहाँ तक कोई व्यक्ति, ये हेड है मान लीजिए, उसको दिखाई देता है और कोई व्यक्ति छोटा हाइट का है तो उसको नीचे से कुछ ऐसे लगा के फिर इसको यहाँ पे पहुंचा देना। नाउ अगर इक्वालिटी देखेंगे तो संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, आर्टिकल 325, 326, 39 ये रिप्रेजेंट करते हैं। 14 में क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। आर्टिकल 15 में है कि किसी कुछ आधार पे, जैसे सेक्स हो गया या फिर रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, इसके आधार पे आप किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। 16 में इन आधार पे आप किसी से एम्प्लॉयमेंट पे भेदभाव नहीं करेंगे। 17 में अनटचेबिलिटी को हटाया गया है और 18 में किसी को टाइटल वगैरह नहीं दिया जाएगा, राय बहादुर और खान बहादुर इस तरह का। 325 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे क्या, तो उसको हटा दिया गया। और 326 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कही गई। और 39 की तो हमने बात कर लिया है, लाइवलीहुड, इक्वल लाइवलीहुड और इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स दैट आर गिवन देयर इन आर्टिकल 39। नाउ एक टर्म है फ्रेटर्निटी। इसका मतलब क्या है कि ब्रदरहुड। आर्टिकल 51A, अब आपको लग रहा होगा ये ए क्या है। देखिए, संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन जो है ना, इसको संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं,
क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बदलाव लाया गया था और उस समय देश में इमरजेंसी चल रहा था। उसी समय 51A को लाया गया और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कही गई है। तो उसमें भी ब्रदरहुड की बात कही गई है ताकि एक व्यक्ति के डिग्निटी को मेंटेन करे और देश की जो एकता और अखंडता है उसका भी ख्याल रखे। तो ये जो अखंडता शब्द है ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। नाउ अब इतना पढ़ने के बाद आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि प्रियम्बल का महत्व क्या है, क्योंकि प्रियम्बल में बहुत ही मूलभूत फिलॉसफी की बात कही गई है और संविधान के बहुत ही फंडामेंटल वैल्यूज की बात कहे जा रहे हैं। ये वैल्यूज पॉलिटिकल, मोरल और रिलीजियस नेचर के हैं। यह रिप्रेजेंट करता है ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। के.एम. मुंशी जी ने कहा था कि यह होरोस्कोप है, यानी जन्म कुंडली आप सुना होगा आपने, तो ये संविधान का जन्म कुंडली है। ये किसने कहा? तो के.एम. मुंशी जी ने कहा। और पंडित ठाकुर दास भार्गव इन्होंने कहा कि ये संविधान का सबसे कीमती भाग है। इसको उन्होंने सोल भी कहा, आत्मा कहा, कुंजी कहा और जेवल सेट कहा। इसको आत्मा एक और व्यक्ति ने कहा, यहाँ एम हिदायतुल्लाह, इन्होंने भी कहा कि ये संविधान का आत्मा है। नाउ आत्मा से आपको एक और बात याद दिलाता हूं मैं। आर्टिकल 32 जब हम लोग पढ़ेंगे तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने कहा कि यह संविधान का सोल एंड हार्ट एंड सोल कह ले, हृदय एवं आत्मा है। तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये आर्टिकल 32 को कह रहे हैं और जो यहाँ पे पंडित ठाकुर दास भार्गव हैं ये और एम हिदायतुल्लाह ये लोग प्रियम्बल को कह रहे हैं। नाउ एक और दिमाग में आपके आएगा सवाल कि क्या प्रियम्बल संविधान का भाग है? सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था सन 1960 में। केस का नाम था बेरूबारी यूनियन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा सन 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, और जिसमें 13 जजेज की बेंच बैठी थी और अब तक का ये सबसे बड़ा बेंच है। मतलब इतना जजेज का बेंच कहीं नहीं बैठा। और सोचिए जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इनोवेशन होता है वो यहीं से होता है। और 7:6 मात्र एक जज, मतलब इतना टफ फाइटिंग था कि 13 जज इसीलिए बिठाना पड़ा था क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स थे इवन अमॉन्ग्स्ट द जजेज। तो उस केस में, और जो LIC का केस आया था, LIC ऑफ इंडिया 1995 का केस, इन दोनों ही केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आज स्थिति यही है, यस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और मैंने शुरू में ही बताया था कि इसको बाद में इनेक्ट किया गया ताकि जो संविधान के अदर भाग हैं उनसे इसको कंफर्म किया जा सके। नाउ लेजिस्लेचर से संबंधित एक बात है, आपसे एक स्टेटमेंट दे कि प्रियम्बल इज ए सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। या प्रियम्बल इज ए प्रोहिबिशन टू द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ना ही प्रियम्बल पावर देता है और ना ही वो किसी पे रोक लगाता है लेजिस्लेचर की पावर पे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ना पूछेंगे कि अगर मान लीजिए कि प्रियम्बल में जो बातें लिखी गई हैं अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या हम कोर्ट में केस करके और उस बात को मान सकते हैं क्या? नहीं, ये नॉन जस्टिसिएबल है। लाइक DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, भी तो नॉन जस्टिसिएबल है ना। तो इसको आप कोर्ट में केस कर, मतलब इस तरह से लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं होगा। एक और बात आएगी कि क्या प्रियम्बल में छेड़छाड़ की जा सकती है? क्या आर्टिकल 368 का यूज किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। एक बार किया भी गया है 1976 में, जो मैंने बताया कि सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट न करता हो। और बेसिक फीचर क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि हम एक लिस्ट नहीं दे सकते हैं और ये केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होगा। राइट, सो वी हैव कंप्लीटेड द प्रियम्बल। इसका मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ PDF, फास्ट फॉरवर्ड करेंगे और एक साथ, जैसे हमने पॉलिटी शुरू किया है तो इसके साथ हो सकता है कि हम या तो इकोनॉमी शुरू करें या फिर इसके साथ हो सकता है हम फ्रीडम स्ट्रगल शुरू करें। इन 2 में से हम कोई एक और शुरू करेंगे, एक साथ 2 को चलाएंगे।
और क्लासेस ऑलमोस्ट डेली लेंगे। धन्यवाद।